हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर फर्स्ट की, जिसका मॉड्यूल ए हम देख रहे थे, जिसका चैप्टर 9 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर में ये टॉपिक्स आते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, फिर रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस और रिसेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ये हमारे टॉपिक्स हैं, हम इनको वन बाय वन देखेंगे। तो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलेंगे जो वेरियस कंट्रीज ने मिलकर इनको बनाया है। वेरियस कंट्रीज ने एक साथ आकर इस संगठन को बनाया है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि वो सब उन सभी देशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करे और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दे। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व द ग्लोब बाय encouraging development, providing technical and financial support, setting dispute and facilitating agreements. These 3 key organizations are। तो ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन जो मकसद था वो था कि डेवलपमेंट करना सभी देशों में, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाना, जितने भी उन कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको सेटल करना, और उन कंट्री के बीच में वेरियस एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करना। तो ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक क्या है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF works to ensure long-term growth and prosperity for all its 190 members nation। तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो काम है कि वो अपने मेंबर देशों के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के और प्रोस्पेरिटी के बारे में सोचे और उसके लिए काम करें। इसके 190 मेंबर कंट्रीज हैं। इट डज दिस बाय प्रोमोटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एनकरेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग कोऑपरेशन विच आर एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इनहेंसिंग इकोनॉमिक वेलबींग्स। तो IMF की 190 कंट्रीज मेंबर हैं, तो लगभग पूरी दुनिया ही इसकी मेंबर है। और IMF का काम यह है कि वो अपने मेंबर्स कंट्रीज के अंदर जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको प्रमोट करता है कि अच्छी पॉलिसी को आप अडॉप्ट करो, और उसके साथ वो एंकरेज करता है सभी देशों को कि वो फाइनेंशियल, उनके फाइनेंशियल अच्छे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। मॉनेटरी कॉर्पोरेशन अगर किसी कंट्री को चाहिए तो उसमें भी मदद करता है, जो उनको फायदा देती है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उन अपने देश में जॉब्स बढ़ाने में, और इकोनॉमिक वेलबींग्स भी उनकी इसी सहायता से अच्छी होती है। द IMF was formed in July 1944 एट द कॉन्फ्रेंस इन ब्रिटन वुड्स, न्यूयॉर्क। तो ये USA में जगह है ब्रिटन वुड्स, वहां पे कॉन्फ्रेंस के अंदर IMF का निर्माण किया गया था जुलाई 1944 में। वे डेलीगेट्स फ्रॉम 45 कंट्रीज एग्रीड ऑन द फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ IMF ऑन 27 दिसंबर 1945। तो इंडिया ने IMF को ज्वाइन किया था 1945 के अंदर 27 दिसंबर में। तो देखो IMF का मेन काम ये है कि वो अपने मेंबर्स कंट्री को ना बस उसको उनको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना IMF का काम है, कि वो जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। और IMF का मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन DC USA के अंदर है। ये आपको याद रखना है कि IMF का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC USA के अंदर है, लेकिन IMF का निर्माण जब हुआ था तो वो ब्रिटन वुड्स के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पे उसका निर्माण हुआ था, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC USA के अंदर है। और ये उसकी हेडक्वार्टर की ही फोटो है। अब IMF के फंक्शंस की क्या क्या काम करता है IMF, तो सबसे पहला करता है सर्विलेंस ओवर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को सर्विलेंस करता है। द IMF हैज द लीगल अथॉरिटी टू सुपरवाइज इट्स मेंबर कंट्रीज टू इंश्योर दे आर फॉलोइंग इकोनॉमिक पॉलिसीज that are consistent with the IMF's goal. It regularly review the economic situation of nearly every country in the world। तो IMF का उसके मेंबर्स कंट्री जो 190 मेंबर्स हैं कंट्रीज, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है कि वो देश अपनी
ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से आगे ले जा रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, वहां पर बिजनेस करने की कितनी अपॉर्चुनिटी, मतलब ओवरऑल जो उनकी पॉलिसीज हैं, तो उन सबको सर्विलेंस करने का काम आईएमएफ करता है। और आईएमएफ के पास पावर है कि वो उसमें इंटरफेयर करके उनको ठीक भी करवा सकता है। देन फाइनेंसिंग टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नीड्स, when a member country face temporary balance of payments crisis, meaning it's spending more foreign currency than it's earning, the IMF provide loans to help the implement corrective measures in an orderly manner। तो IMF क्या करता है, अगर किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो नेगेटिव में जा रहा है, तो उसे उस कंट्री को कुछ पैसा, कुछ फॉरेक्स मनी लोन पर प्रोवाइड करवाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह है कि अगर उस देश में जो फॉरेक्स रिजर्व की इनकमिंग है वो कम है और स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि क्योंकि किसी भी देश को इंपोर्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व, मतलब फॉरेक्स मनी, फॉरेक्स करेंसी। लेकिन जब उसके पास कम होगी तो वो विदेश से अगर माल ही नहीं मंगा पाएगा तो अपनी जो पॉपुलेशन है उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तब इस कंडीशन होता है बैलेंस ऑफ रिजर्व। और अगर किसी देश को बैलेंस ऑफ रिजर्व के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर पैसे की जरूरत है, तो वो भी प्रोवाइड करवाने का काम आईएमएफ करता है। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज, द आईएमएफ प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन्स टू पुअर कंट्रीज टू सपोर्ट देयर efforts to reduce poverty. It works closely with the World Bank on this and participate in debt relief initiatives like the heavily indebted poor countries initiatives। तो आईएमएफ क्या करता है, जो गरीब देश हैं या लो इनकम कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लो इनकम कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है या उनको बहुत कम रेट पर, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाता है कि वो अपने देश में कोई इंडस्ट्री खड़ी कर पाए और अपने देश में गरीबी को खत्म कर पाए। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम है हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव्स है, उसके साथ भी वो पार्टिसिपेट करता है आईएमएफ कि उसके थ्रू भी अपने फंड्स उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल फाइनेंसेस, द आईएमएफ इंडोर्समेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफन एक्ट एज ए क्रूशियल सिग्नल टू अदर लेंडर्स, डोनर्स एंड इन्वेस्टर्स। दिस हेल्प टू कंट्री मोबिलाइज एक्सटर्नल फंडिंग। अब देखो, अगर कोई कंट्री आईएमएफ से अपनी पॉलिसीज अप्रूव करवा रहा है, मतलब अपनी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी देश पॉलिसी बनाता है, तो वो आईएमएफ उसको इंडोर्स करता है, आईएमएफ उसको पूरा देखता है। फिर जब कोई इन्वेस्टर्स या लेंडर जो लोन देना चाहता है किसी कंट्री को, या कोई दूसरा कंट्री है जो लोन देना चाहता है, या बहुत सारे बैंक है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक ले लो, तो ये जब देखते हैं कि उस देश की इकोनॉमी के अंदर आईएमएफ जो सर्विलेंस कर रहा है, तो उनको एक विश्वास होता है कि भाई आईएमएफ उसमें इन्वॉल्व है, तब वो भी उसको एक्सटर्नल जो है, मतलब आईएमएफ के अलावा भी उनको पैसा मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इससे क्या है, उनकी गुडविल अच्छी हो जाती है कि आईएमएफ के साथ उनका नाम जुड़ने से उसकी गुडविल अच्छी हो जाती है, तो उसको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी मिलने लगती है। स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, द आईएमएफ is the key institution of international monetary system. It acts as a forum of members to consult and collaborate on international financial issues। और IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, मतलब जो पूरी दुनिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है, लाइक फंड का फ्लो या दुनिया किस प्रकार से स्पेंडिंग कर रही है, मतलब हर पूरा मॉनेटरी सिस्टम को, और किसी कंट्रीज के अंदर अगर कोई विवाद चल रहा है फाइनेंशियली, तो उसको भी निपटाने के लिए एक फोरम जो है वो दुनिया को प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें 190 कंट्रीज मेंबर हैं। तो अगर किसी दो कंट्रीज का आपस में कुछ फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं या ट्रेड में कुछ इशू चल रहे हैं, तो वो एक फोरम, एक टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आईएमएफ प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। इन 1969 द आईएमएफ क्रिएटेड द इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स नॉन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स टू इंक्रीज इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अब आईएमएफ, ये बहुत ही क्रूशियल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आईएमएफ ने एक एचडीआर बना रखा है। अभी हम उसकी नीचे बात करेंगे। एचडीआर में क्या है कि एक तरह से ना हर कंट्री को कुछ वैल्यू मिल जाती है एचडीआर के अंदर, और उसके थ्रू वो विदेशी जो भी वो करेंसी लेना चाहता है तो उसको वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि आईएमएफ ने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी शुरू किए हैं। बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू technical assistance and training. The IMF offers technical support and training to help member countries
improve their economic management capability। और IMF जो है वो वेरियस कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग देता है कि वो अपने देश के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट को अच्छा और बना पाए, कि वो उनको मतलब वहाँ के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर उनको बता सकता है कि वो अपने कंट्रीज में क्या क्या सुधार और कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। IMF कंडक्ट इकोनॉमिक एनालिसिस, compiles statistics, produce estimates which it share through various reports, research projects and journals। और IMF का एक मेजर काम ये भी है कि वो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनको एनालाइज करता रहता है। एनालाइज करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट बताता है कि ये इकोनॉमी जो है या इस देश की इकोनॉमी इस साल कितना ग्रो करेगी, इसकी सारे जितने भी रेशियोज हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं उस इकोनॉमी के, उसके वो भी डीपली रिसर्च करता है, जिससे कि वो कंट्री अपने उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि IMF के अकॉर्डिंग आज इस बार भारत, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, IMF के अकॉर्डिंग भारत जो है वो 7.5% से ग्रो करेगा। तो ये IMF कैसे निकाल पाता है? क्योंकि IMF जो है बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारे सेक्टर्स को डीपली एनालाइज करता है भारत के अंदर। और ऐसा ऐसा नहीं सिर्फ वो भारत के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं, वो पूरे अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए है ये रिपोर्ट बनाते हैं। तो IMF के देखो मेजर काम क्या है। IMF की मेजर काम है, एक तो सभी इकोनॉमी की सर्विलेंस करते रहना, फिर किसी को अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ रहा है किसी कंट्री पे तो उसको टेम्परेरी फंड उपलब्ध करवाना, पॉवर्टी से लड़ने के लिए लो इनकम कंट्रीज को सस्ते दरों पर ब्याज उपलब्ध लोन उपलब्ध कराना, फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग उनको उपलब्ध कराना, क्योंकि IMF की सपोर्ट उनको रहेगी तो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं उसका भी विश्वास बने उस कंट्री पे। तो IMF भी इसमें उन कंट्रीज को हेल्प करता है कि वो सस्ती दरों पर बाहर के एक्सटर्नल मतलब IMF के फंड्स के अलावा भी बाहर से उसको फंड उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को मजबूत करते हैं। अगर कोई कंट्री मेंबर्स कंट्री के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो वो एक एक IMF के टेबल पे बैठ के उसको सुलझा सकते हैं। फिर IMF के अंदर एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स शुरू किया इन्होंने, IMF का ही टूल है, वो टूल मैं आपको नीचे समझाता हूँ क्या है। बस आप इसमें इसमें ये बोल सकते हैं हम कि HDR के थ्रू ना हर कंट्री को कुछ ना कुछ HDR अमाउंट अलॉट होती है, उसके थ्रू वो फॉरेन करेंसी का एक्सेस ले सकते हैं, जिससे कि उनको इजीली दूसरी देश की करेंसी मिल जाएगी और वो अपने देश में इंपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे। फिर टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग उपलब्ध कराना मेंबर्स कंट्री को, और इंफॉर्मेशन और रिसर्च करते रहना, दूसरे देशों के ऊपर बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट निकालना, ठीक है। और IMF अपने एस्टिमेट्स जो है वो पब्लिश करता है, तो उस ये बहुत मतलब इसको ग्रेविटी से लिया जाता है, क्योंकि IMF के नंबर जो है वो काफी रियलिस्टिक होते हैं। अब देखेंगे हम इंडिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद IMF। अब IMF के साथ इंडिया का क्या रिलेशनशिप है? इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF, क्योंकि इंडिया बहुत ही शुरुआती 1945 में ज्वाइन कर लिया था, तो इंडिया बहुत पुराना मेंबर है जब IMF फाउंड हुआ था। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द IMF। तो जो भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर ही IMF के अंदर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठेंगे वहां पर एक गवर्नर होगा भारत की तरफ से। मतलब जितने मेंबर्स कंट्री होंगे उन मेंबर्स कंट्री के हर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF के अंदर चूज किया जाएगा, और भारत का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली ही IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर का एक गवर्नर होगा। ड्यूरिंग द 1970s एंड 1980s इंडिया was the one of the major debtors. The conditional financial assistance provided by the IMF was instrumental in shaping the microeconomic reforms in 1990। अब हुआ क्या था, जब इंडिया जो था, भारत ने ना 1970 और 80 के समय में IMF से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा था, ठीक है। तब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का जो 1991 में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए हैं, उसका एक मेजर कारण ये भी था कि IMF ने ना हम पे बहुत सारी कड़ी शर्तें रखी थी। सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आप हमको बोला था कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करें, तभी तो हमने LPG स्कीम लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये मेजर कारण था कि IMF का बहुत दबाव था कि हमको अपनी इकोनॉमी को खोलना होगा। ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस इंडिया रिसीव्ड अराउंड $4.5 बिलियन फ्रॉम द IMF HDR एलोकेशन टू कॉम्बैट द इकोनॉमिक स्लोडाउन। और भारत ने 2008 के स्लोडाउन जो कि आया था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था जो USA में, उसकी वजह से जो मार्केट में स्लो डाउन हुआ था,
तो उस समय भी भारत ने $4.5 बिलियन यूएसए से आईएमएफ से लिए थे फ्रॉम एसडीआर लोकेशन। इंडियाज इकोनॉमिक आईएमएफ कोटा इज एसडीआर 13,114 million, which gives it is 2.76% stake, making it the sixth largest quota holding member। ठीक है, तो अब भारत के पास टोटल 13,114 मिलियन एसडीआर है जो आईएमएफ के, और ये टोटल जो 2.76% 2.76% स्टेक जो है वो भारत को देते हैं, जिससे वो सिक्स्थ लार्जेस्ट बन जाते हैं होल्डिंग के मामले। अब बात हमने बहुत बार कर ली कि एसडीआर क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एसडीआर क्या है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है, एसडीआर वाज क्रिएटेड बाय आईएमएफ एज ए सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स। ठीक है, आईएमएफ ने बनाया एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और ये सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है। ये क्या होता है, देखो क्या है ना, भारत मेंबर है आईएमएफ का, ठीक है, और कितने सारे मेंबर हैं, 190 कंट्रीज। अब आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ ने ना एक रिजर्व बना रखा है, ठीक है, उस रिजर्व में कुछ पैसा है, कुछ फंड है। अब आईएमएफ बोलता है कि आप ना, और हर कंट्री को कुछ ना कुछ पैसा देना है। आईएमएफ का काम ही है कि उसको आप कंट्रीज के अंदर पैसा बांटना है। अब आईएमएफ क्या करता है कि उसने जो एसडीआर बना रखा है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, अब ये एसडीआर का कुछ ना कुछ स्टेक उस कंट्री के साइज के हिसाब से बांट दिया जाएगा। जैसे भारत को जो मिला, भारत को कितना मिला, ये आपने अभी पढ़ा था, 13,114 मिलियन एसडीआर, 13,114 मिलियन एसडीआर, ठीक है, और ये टोटल उसका जितने उसने एसडीआर आज तक बांटा उसका 2.76% है भारत के पास। और ऐसा भी कुछ ऐसा ही कुछ एसडीआर होगा यूएसए के पास, कुछ चाइना के पास, ठीक है। तो इस प्रकार पूरे दुनिया के 190 कंट्रीज में इसने बांट रखा है। अब भारत जो चाहे ना, अगर भारत को चाहिए कि अब भारत को यूएसए डॉलर की जरूरत है या जापान के येन की जरूरत है, तब भारत क्या कर सकता है कि अपने इस कोटा से 13,114 मिलियन जो एसडीआर है इसको यूज करके, मतलब ये करेंसी क्या है, मान लो जापान यूएसए के पास गया और यूएसए को बोला कि मुझे इसके बदले डॉलर दे दो, तो यूएस इसको खुशी खुशी डॉलर दे देगा और उसके बदले एसडीआर भारत से ले लेगा। और जब यूएसए को पैसे की जरूरत होगी तो वो आईएमएफ से उसको इनकैश कर लेगा। तो ये एक तरह से आईएमएफ एसडीआर जो है वो आईएमएफ का ही रिजर्व है, और उसका यूज ये 190 कंट्री कर सकती है कहीं भी किसी सी करेंसी लेने में, ठीक है। तो ये है एसडीआर। इट इज नॉट ए करेंसी, ये करेंसी नहीं है, ये एक रिजर्व है, बट इट इज ए पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर। तो और लेकिन ये इसको आप करेंसी की तरह इंडोर्स करके इधर मतलब इसका लेन देन कर सकते हो। इनिशियली द एसडीआर वाज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ गोल्ड, बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम इट इज रीडिफाइंड एज बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। अब ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, पहले क्या होता था कि जब कंट्रीज अब क्या करती थी, हर बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि सभी देश की कंट्रीज ने ये डिसाइड किया, सॉरी पूरी वर्ल्ड में, जैसे 190 कंट्रीज के एग्जांपल लेके चलते हैं, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ना दुनिया में जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इन्होंने ये सोचा कि ना अब हम सभी करेंसी को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम रखेंगे स्टेबल करेंसी को, कि अब किसी की भी करेंसी को लैप्स ना हो, मतलब करेंसी गिरे ना, और मार्केट भी स्टेबल रहेगा। तब उस समय क्या किया गया, यूएसए ने ना बोला कि मैं यूएस डॉलर को लिंक कर देता हूं गोल्ड के साथ, ठीक है, और जैसे ही गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो यूएस डॉलर का दाम बढ़ेगा, गोल्ड का दाम कम होगा तो यूएस डॉलर का दाम कम होगा, ठीक है। और ये यूएसए ने कर दिया गोल्ड को लिंक, और बाकी जितनी भी कंट्रीज थी उन कंट्रीज ने अपनी करेंसी को लिंक कर दिया यूएस डॉलर के साथ, ठीक है, सभी करेंसी को लिंक कर दिया यूएस डॉलर के साथ। अब जैसे ही गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा, और अगर डॉलर बढ़ेगा तो बाकी कंट्री की भी करेंसी बढ़ेगी। तो ये सिस्टम था। लेकिन यूएसए ने क्या किया, थोड़े समय बाद इसको खत्म कर दिया, मतलब यूएसए ने अपना जो डॉलर है उसको गोल्ड के लिंक को हटा दिया। अब इससे हुआ क्या कि अब सभी देशों की करेंसी जो है वो मार्केट में फ्लोट होने लगी, अब अगर जिसकी डिमांड होगी वैसी करेंसी की प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे जाएगा, जो कि सिस्टम आज चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो पहले एसडीआर बनाया था वो गोल्ड के साथ लिंक था, ठीक है,
लेकिन जब से ये ब्रेटन वुड सिस्टम हट गया, तब आईएमएफ ने भी अपनी जो एचडीआर बना रखा था उसको भी फिर जो है वो डिफाइन कर दिया, बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। और इसको फिर डिफाइन कैसे किया कि कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो उसने एचडीआर में रख रखी हैं, उनके प्राइस पे इसको लिंक करके रखा है। अब वो करेंसी अगर बढ़ेगी तो एचडीआर का दाम बढ़ेगा, अगर वो करेंसी घटेगी तो एचडीआर का दाम घटेगा। सिंपल सी चीज है। द एचडीआर बास्केट इज रिव्यूड एवरी 5 years to ensure it's reflect the relative importance of currencies in the world trading and financial system। अब एचडीआर की जो करेंसी डाली जाती है ना, वो आईएमएफ के द्वारा हर 5 साल में रिव्यू करी जाती है कि किस करेंसी को एचडीआर में रखना है। ठीक है। और ये करेंसी कौन कौन सी है? द करेंसी करंटली इंक्लूडेड इन एचडीआर बास्केट आर यूएस डॉलर, डॉलर है, यूरोप का यूरो है, चाइनीज का चाइना की रिंगबिंबी है, जापानीज का येन है, और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग है। तो ये जो 5 करेंसी हैं ये आज एचडीआर में फ्लोट एचडीआर में है, और इसके आधार पर ही एचडीआर का जो प्राइस वो डिसाइड होता है। ठीक है। देखो हमने शुरू से देखते हैं हमने क्या पढ़ा आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जिसका काम है कि वो अपने मेंबर कंट्रीज में, अपने मेंबर्स कंट्री में अगर उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आ रही है, कुछ उसको देश की इकोनॉमी चलाने में संकट आ रही है, तो उसको टेम्परेरी लोन देकर उसकी इकोनॉमी को बचाना। ठीक है। ये है मेजरली आईएमएफ का काम। ठीक है। हम ये समझ गए आईएमएफ का। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर है। आईएमएफ के फंक्शंस हमने पहले एक बार रिपीट कर लिए थे। ठीक है। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद इंडिया के क्या योगदान है आईएमएफ के अंदर? तो इंडिया का एक तो इंडिया मेंबर, इसका फाउंडिंग मेंबर है, बहुत पहले से इसका मेंबर है। और इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो ही इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर गवर्नर होता है भारत की तरफ से। और 1990 के 91 के अंदर जो इंडिया रिफॉर्म ले गया था, तो उसमें आईएमएफ ने इंडिया को प्रेशराइज किया था कि आप अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म करो, आप अपनी इकोनॉमी को खोलो, तभी आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। फिर 2008 के समय भारत ने जब आईएमएफ से खूब पैसा लिया था, $4.5 बिलियन ले रखे थे। और भारत का आज के दिन भी जो एचडीआर का स्टेक है, एचडीआर आपको बता ही दिया, एचडीआर जो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो आईएमएफ प्रोवाइड कराता है अपने मेंबर कंट्रीज को, मेंबर्स कंट्री को प्रोवाइड करता है। और मेंबर कंट्री को उसमें एक कोटा अलॉट किया जाता है, हर कोटे के उसकी वैल्यू है। जैसे इंडिया की जो वैल्यू है वो 13,114 मिलियन एचडीआर है। तो इसको वो कन्वर्ट करवा सकता है, वो जो 5 करेंसी मैंने अभी बताई थी, इन 5 करेंसी के अंदर। और इसके थ्रू फिर भारत जो है वो इस करेंसी को वेरियस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर किसी देश से कुछ अगर कोई सामान उसको खरीदना, मतलब इस करेंसी को अपने हिसाब से वो यूज कर सकता है। ठीक है। तो एचडीआर का कोटा पता चल गया, एचडीआर क्या था ये पता चल गया। ठीक है। पहले जो एचडीआर का प्राइस था वो गोल्ड से लिंक था, लेकिन ब्रेटन वुड सिस्टम हटने के बाद अब इसका प्राइस जो है वो बास्केट ऑफ मेजर करेंसी, जो मेजर करेंसी नीचे बताई आपको, उसके साथ लिंक है। ब्रेटन वुड सिस्टम आपको बता ही चुका हूँ कि पहले यूएस अपना जो डॉलर को है वो लिंक करता था गोल्ड के साथ, और जैसे उसने लिंक को हटाया तो वो उस सिस्टम को ब्रेटन वुड सिस्टम बोला गया। मतलब जब वो लिंक करेगा था उसी सिस्टम को ब्रेटन वुड सिस्टम बोला जाता था। अब हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है? देखो ये वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही है। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो अमर्ज इन 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये एक ही जगह से इनकी शुरुआत हुई थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। इट्स इनिशियल गोल्स वाज द असिस्ट इन रीबिल्डिंग द वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द डेवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यूरोप को एक बार दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए हुई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क इट फोकस ऑन शिफ्टेड टू एलिवेटिंग पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। और जब उसने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का विकास मतलब रीबिल्ड दोबारा से कर लिया, तब उसने अपना फोकस चेंज कर लिया कि उसने फिर ये फोकस बना लिया कि उसको गरीबी हटानी है डेवलपिंग कंट्री से। डेवलपिंग कंट्री वो जो, अगर आप यूएन की डेफिनेशन से सुनना चाहते हो, डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है उन पुअर नेशंस को जो अपने देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश में ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उनको बोला जाता है डेवलपिंग कंट्री। और डेवलपिंग कंट्रीज अगर आप बात करें वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो वर्ल्ड बैंक ने ना कंट्रीज को 4 भागों में बांटा है। लो इनकम कंट्री, लोअर मिडल इनकम कंट्री,
फिर आता है अपर मिडिल इनकम कंट्री, और देन आता है हाई इनकम। ठीक है, अब लो इनकम कंट्री कौन होगी? अगर किसी देश के अंदर ग्रोस नेशनल इनकम, सॉरी, हाँ, ग्रोस नेशनल इनकम और इसका पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, अगर उस देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय मतलब अगर उस देश में टोटल जीडीपी को हम पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हैं तो वहां से निकल जाती है प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम। वो पर कैपिटा इनकम अगर वो लोअर कंट्री है और उसके अंदर $1135 से कम है तो वो कंट्री जो है एक लोअर इनकम कंट्री है। और अगर उस कंट्री के अंदर लोअर मिडिल के अंदर $1136 से $4495 है, ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड बैंक कैसे कंट्रीज को बांटता है, तो वो होगी लोअर मिडिल इनकम। और अगर अपर मिडिल इनकम की बात करें तो $4496 से लेकर $13,935 आती है, तो ये होगी अपर मिडिल इनकम। और अगर उससे भी ज्यादा $13,935 से ज्यादा अगर किसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम है तो वो होगी हायर इनकम कंट्री। अब जो शुरू की तीन है, लोअर इनकम, लोअर मिडिल और अपर इनकम, इन तीनों को माना जाता है डेवलपिंग कंट्री बाय वर्ल्ड बैंक। ये इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है ना, जो स्कीम्स निकालता है वो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी समस्या हैं देशों में, जैसे कि पॉवर्टी बहुत बड़ी समस्या है, इसको कम करना। ठीक है, तो ये इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज को बाइफर्केशन करने की जरूरत है, और वो आधार माना जाता है पर कैपिटा इनकम को। लोअर कंट्री है तो उसके अंदर $1135 से अगर कम किसी की सालाना इनकम है तो वो जो देश वो हुआ लोअर इनकम कंट्री होगा। फिर लोअर मिडिल के अंदर 1136 से लेकर 4495, और अपर मिडिल के अंदर 4496 से लेकर 13,935, और उसके बाद 13,935 के बाद ऊपर जितनी भी अगर उसकी इनकम है तो वो हाई मिडिल इनकम है, और ये जो कंट्री को बोला जाएगा डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। The World Bank is the largest development bank in the world. It provides financial solution and policy assistance to nation to help them eliminate poverty, spread the benefit of sustainable growth. तो वर्ल्ड बैंक का जो लार्जेस्ट मोटो है वो ये है कि वो अपने मेंबर कंट्रीज को उनकी पॉलिसी बनाने में उनकी मदद करे, जिससे कि वो अब गरीबी खत्म कर पाए और सस्टेनेबल ग्रोथ भी कर पाए देश में। द बैंक एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन एरियाज लाइक, तो जो बैंक है उसका फोकस क्या रहता है? सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट, कि उस देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट हो। देखो आईएमएफ का फोकस तो था कि उसको लोन प्रोवाइड करना, लेकिन वर्ल्ड बैंक का मतलब सिर्फ यही नहीं है, वर्ल्ड बैंक के ये सब काम उसको करने हैं, पॉवर्टी रिडक्शन करना है, गरीबी खत्म करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट अच्छा हो। तो ये जो स्कीम्स के नाम लिखे हैं, ये भारत में जो स्कीम है जो भारत में चलाई, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, तो इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वो पैसा हमने वर्ल्ड बैंक से ही लोन पर लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लोन लिया तो कुछ बुरा काम है, क्योंकि ये जो है सरकारें आम करती रहती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो बहुत ही सस्ता रहता है, ये लगभग 2 से 3% के अंदर ही सरकारों को लोन देता है। ठीक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में काम करता है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, गरीबी हटाने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। तो ये काम है जो वर्ल्ड बैंक इस पे फोकस करता है। उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स बना सकते हैं उसमें। फिर गवर्नेंस, उस देश में सरकार का है जो काम करने का तरीका सही बनाना, मतलब एंटी करप्शन, लीगल इंस्टीट्यूट, इस तरह से फंडिंग देना इन चीज को। मतलब वर्ल्ड बैंक पैसा प्रोवाइड करता है, लेकिन देश में ये काम होने चाहिए। ठीक है, जैसे रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, या इस तरह के जो प्रोजेक्ट बनाए, तो उस लिए वर्ल्ड बैंक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट वाइज पैसा अलोकेट करता है देश को। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है, तो इन इंस्टीट्यूशन का भी अलग अलग जॉब रोल है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन भी अलग अलग काम करते हैं। जैसा पहला है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। दिस इज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेवलपमेंट बैंक। इट प्रोवाइड्स लोन, गारंटीज, एडवाइजरी सर्विस टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज। तो ये जो IBRD है
ये इसका मेन काम है कि ये लोन देगा, गारंटीज देगा उस लोन के लिए किसी दूसरे कंट्री को, या एडवाइजरी सर्विस देगा किनको, मिडिल इनकम कंट्रीज को या क्रेडिट वर्थी लोअर इनकम कंट्रीज को। ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, ये 1960 में बनी थी। आईडीए सपोर्ट द वर्ल्ड पूरेस्ट कंट्री, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड ग्रांट्स। और जो आईडीए का मेन काम है वो वर्ल्ड की बहुत ही गरीब कंट्रीज को पकड़ना और उसको फ्री में लोन देना, मतलब ग्रांट में देना एक तरह से, या फिर इंटरेस्ट लोन देना कि मतलब उस पर कोई ब्याज नहीं लेंगे, आप प्रिंसिपली उनको वापस करना होगा। ये मेजरली क्या है कि बिल्कुल ही अगर जो गरीब कंट्री है जिसकी इकोनॉमी बुरी हालत है, वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, तब उस कंट्री को अगर वापस पटरी पर लाना है, उसको रिवाइव करना है, तो फिर उसको सपोर्ट करेगा आईडीए, जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी। The IFC is the world's largest multilateral source of loan and equity financing for private sector projects in the developing world. Its goal is to encourage private sector investments as its means to elevating poverty. तो जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये अगर कोई कंट्री मान लो लाइक इंडिया में कोई एक डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, कोई डैम बन रहा है, अब डैम जो है इसमें मानो कि कोई प्राइवेट प्लेयर गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको बना रहा है, अब मान लो इस तरह कोई प्रोजेक्ट है ना, तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक इनको सपोर्ट करेगा, इस डैम को बनाने के वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये इस तरह की फाइनेंसिंग जो करता है वर्ल्ड बैंक की ओर से, ये करता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA। MIGA encourage foreign direct investments into developing countries by protecting investor against non-commercial and political risk। जो MIGA का काम है, वो मानो कोई कंट्री है लाइक अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है क्योंकि वहां पे तालिबान का राज आज के टाइम, ठीक है, अब वहां पर मान लो वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब कोई इन्वेस्टर है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो उसको ये डर है कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो मेरा पैसा डूब सकता है, तो वहां पे काम आता है MIGA का, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम। तो ये इस इन्वेस्टर को गारंटी दे देगा कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, अगर वहां से आपको रिटर्न नहीं मिला या आपका पैसा डूबता है तो वर्ल्ड बैंक उसका आपका हर्जाना भरेगा, ठीक है, तो ये काम करता है MIGA। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। इट इज फाउंडेड इन 1966, 1966 में बना था। ICSID helps to mediate and resolve legal dispute between international investors and states। और अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर, और यहाँ स्टेट्स का मतलब कंट्री से है, और किसी कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, तो जो वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है ICSID, तो वो इसको सोल्व कराने का काम करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 इंस्टीट्यूशन मिलकर बना है इंस्टीट्यूट से। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जो कि इन्वेस्टर्स को गारंटी देता है, और ये लोअर मिडिल इनकम कंट्री या लो इनकम कंट्री को लोन भी प्रोवाइड करवाता है। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960 में बना था, ये बिल्कुल गरीब कंट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन देगा या उसको ग्रांट में मतलब फ्री में पैसा दे देगा। फिर है IFC है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट को फंडिंग करता है। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी की एजेंसी MIGA का काम है कि वो उस देश में FDI को इंकरेज करेगा, भले उस देश में पॉलिटिकल स्थिति सही ना हो, लेकिन वो उस FDI के बदले इन्वेस्टर को गारंटी देगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट ICSID का काम है कि अगर किसी इन्वेस्टर का और किसी कंट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सोल्व करने के लिए वो मीडिएशन का काम करता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया का वर्ल्ड बैंक से कैसा रिश्ता है? एक्सेप्ट ऑफ ICSID, इंडिया इज द मेंबर ऑफ 4 ऑफ द 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंपोनेंट। तो ICSID जो ये अभी लास्ट हमने पढ़ा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो इंडिया इसका मेंबर छोड़ के बाकी चारों मेंबर्स बॉडीज का मेंबर है। वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड असिस्टिंग इंडिया in 1948। इंडिया इज द बेनिफिटेड greatly up from its activities, receiving funds, guidance and expertise for a wide range of development projects. Borrowing from the World Bank provides low cost, stable financing with extended maturity period, which is highly beneficial for the country।
तो इंडिया ने 1948 में एक तो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद इंडिया ने वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, उनसे काफी गाइडेंस ली, काफी एक्सपर्टीज उनकी शेयर हुई, जिससे भारत को एक तो बहुत सस्ते दरों में ब्याज ब्याज पे लोन मिल रहा था, और जिससे भारत एज ए कंट्री को बहुत ही फायदा हुआ है। अब क्या क्या डिफरेंस है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर? क्योंकि आईएमएफ जो है सिंगल इंस्टीट्यूशन है, एक ही इंस्टीट्यूशन है, और वर्ल्ड बैंक जो है 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। फिर आईएमएफ ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो आईएमएफ का काम है कि वो पूरे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को ओवरसीज करेगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक का काम है कि वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, पुअर कंट्री। तो ये वर्ल्ड बैंक का काम है, थोड़ा बड़ा काम है इसका, मतलब ये वाइड काम करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखता है, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, लिटरेसी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ये सब काम वर्ल्ड बैंक देखता है। आईएमएफ का काम है, आईएमएफ प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो आईएमएफ सभी देशों के साथ क्योंकि सभी देश के लिए पॉलिसीज बना रहा है और पॉलिसीज को मॉनिटर कर रहा है, तो वो देशों की जो करेंसी की वैल्यू है या एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी का है उसको प्रमोट करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपिंग प्रोजेक्ट। तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक उस कंट्री के अंदर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको फाइनेंसिंग करने का काम करता है कि वो कंट्री फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए। IMF assists with balance of payment bailout funds through short term mid और मिड टर्म क्रेडिट्स। IMF जो है अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इशू चल रहा है तो उसमें अपना बेल आउट फंड देके उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करता है। और हाल ही में जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान को IMF ने वेरियस लोन प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि IMF पाकिस्तान की हालात ये है कि वो कभी भी कोलैप्स कर सकता था, लेकिन उसकी इकोनॉमी को बस थोड़ा बहुत चलने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो IMF के जाके ले आता है। वर्ल्ड बैंक इंकरेज प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू इट्स एफिलिएटेड द IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इंकरेज करता है किसी दूसरी कंट्री में प्राइवेट इंटरप्राइजेस को वेरियस प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करके, वेरियस प्रोजेक्ट के लिए IFC के थ्रू लोन प्रोजेक्ट करता है कि डेवलपिंग कंट्री अपने देश में वेरियस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करके इकोनॉमिक ग्रोथ के राह पर चल पाए। IMF ड्रॉ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रिंसिपली फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शन टू इट्स मेंबर कंट्रीज। तो IMF जो है वो अपना पैसा जो IMF बना के रखती है SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उसके थ्रू अपने मेंबर कंट्री को प्रोवाइड करवाती है। जो अपने मेंबर्स कंट्री से, मतलब क्या होता है कि IMF के अंदर एक फंड चलता है इसका, उसके अंदर मेंबर्स कंट्री जो है वो इसमें पैसा डालती है, फिर जिस कंट्री को जरूरत पड़ती है उसको देती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से काम करती है। तो IMF का जो पैसा है वो मेंबर कंट्री की कोटा के हिसाब से होता है, दिया जाता है। और द वर्ल्ड बैंक, IBRD एंड IFC इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्वायर मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज बाय बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। लेकिन वर्ल्ड बैंक के अंदर जो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो लोन देते हैं या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो लोन देता है, ये लोग क्या करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड्स इशू करते हैं, और उस बॉन्ड्स को भेज देते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, और वो बॉन्ड्स क्योंकि वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड्स है तो वो काफी सेफ और सिक्योर होंगे और फिक्स इनकम उस पर रहेंगी, तो इन्वेस्टर जो है इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो पैसा फिर इनके पास आता है और ये फिर पैसे को दूसरी कंट्रीज को लोन पर देते हैं फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट। एंड द IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन गेट्स डोनेशन, और जो वर्ल्ड बैंक का जो IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसको दूसरे देशों से डोनेशन मिलती है, तो उसके थ्रू वो फंडिंग जुटा पाता है। ठीक है, तो ये हमने मेजर डिफरेंस देख लिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एंड WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे काम करता है और इंडिया के साथ इसके क्या संबंध है, तो ये हम सब इसमें देखेंगे। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। After World War II, several nations gathered to strengthen global economic relations. This led to be signing the General Agreement on Tariff and Trade by 23 nations
ऑन अक्टूबर 30, 1947। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ GATT। तो क्या हुआ था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था ना, तब दुनिया में ना बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी, क्योंकि सब देशों के बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो युद्ध पे ही खत्म हो गए थे। फिर ये डिसाइड किया गया कि अब सभी देश जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन बनाएंगे, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन माने कि ज्यादा एक दूसरे से ट्रेड करेंगे और ट्रेड एक्टिविटी अच्छी बढ़ाएंगे, जिससे क्या है कि पूरी दुनिया जो है प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ पाए। फ्रॉम 1948 to 1994, GATT gets the rule of much international trade. After 8 rounds of negotiation, the World Trade Organization was formed on 1st July 1995. The establishment of WTO was the most significant reforms of international trade since World War II. तो फिर ये देखा गया कि जब दुनिया ने एक दूसरे पर जो जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ ट्रेड ये एग्रीमेंट किया था GATT, इसमें क्या था ना कि जो इसके मेंबर्स थे, जैसे 23 मेंबर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के देशों पर जो टैरिफ है उसको कम करेंगे। टैरिफ मतलब जो इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं उस तरह के, या किसी कॉमोडिटी पे या किसी आइटम पे एक्सपोर्ट करने पे बैन लगाया हुआ है, या उस कंट्री को कम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कम से कम करेंगे, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा दे सके। और अगर कोई देश जिनका ट्रेड अच्छा है ना, तो वो कभी युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कभी भी वॉर नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था WTO को बनाना का। फिर WTO के अंदर WTO बनाने के लिए 8 बार नेगोशिएशन हुई सभी देशों के बीच में कि किस प्रकार से रहेगा, फिर किस प्रकार से उसमें रूल रहेंगे, टैक्सेस कौन कितना लगाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद WTO का निर्माण हुआ 1 जनवरी 1995 के अंदर। द WTO इज एसेंशियली ए फोरम वेयर मेंबर कंट्रीज गवर्नमेंट्स ट्राई टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट दे हैव विद वन अनदर। तो WTO एक तरह से क्या एक मंच प्रोवाइड करता है सभी मेंबर्स को कि वो अपने दोनों देशों में चल रहे ट्रेड डिस्प्यूट को एक जगह बैठकर डिसॉल्व कर पाए। एज ऑन जून 2022, द WTO हैज 164 मेंबर्स एंड हेडक्वार्टर इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जून 2022 के तक WTO के अंदर 164 मेंबर्स थे, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। और करंटली 2025 के अंदर वर्ल्ड बैंक के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 166 मेंबर हो गए हैं। 2 मेंबर जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, तो एक तो है कोमोरोस और दूसरा है टिमोर लिस्ते। ये छोटी कंट्रीज हैं, या इसको ईस्ट टिमोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो करंटली जो है वो 166 मेंबर है। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ क्योंकि ये पुराना डेटा मैंने इसमें लिख दिया। जो 2025 के लिए जो लेटेस्ट है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 166 मेंबर है। तो जो लेटेस्ट जो 2 देशों ने ज्वाइन किया है वो कोमोरोस है और टिमोर लेस्ते है। ठीक है, WTO is seen as a watchdog of international trade, facilitating the smooth and rapid movement of goods across border। तो WTO का काम यह है कि वो पूरी दुनिया के जो 166 मेंबर उसके हैं, उन 166 मेंबर के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से हो रहा है, वो देश किस तरह से पॉलिसी बना रहे हैं, और उसमें फेयर तरीके से या ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, तो इस सब को मॉनिटर करने का काम उसका है। और उसके फंक्शंस क्या क्या है? 6 ब्रॉडर फंक्शन ऑफ WTO, जो 6 उसके फंक्शन करने का काम है। एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो सभी मेंबर्स कंट्री में जो एग्रीमेंट उन्होंने बना रखे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम है। प्रोवाइडिंग ए फॉर्म ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, अगर किसी कंट्री के अंदर कोई ट्रेड का नेगोशिएशन करना है तो वो उसमें भागीदारी निभाएगा WTO। लाइक अभी इंडिया ने UK के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सॉरी, तो उसमें भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत आता है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ना कि जो ये 2 देश के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो वो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ कम से कम करेंगे। मतलब बात यह है कि ट्रेड करने में जो जो समस्याएं आ रही हैं एक दूसरे के देशों में, तो उसको कम किया जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकती है, अगर टैरिफ है तो टैरिफ कम करेंगे, अगर कोई एक्सपोर्ट का कुछ स्पेसिफिक वस्तु के ऊपर कुछ बैन लगाया हुआ है या उसका कुछ कोटा फिक्स किया हुआ है तो उसको कम करेंगे। इस तरह की चीजें की जाती हैं। जैसे इंडिया ने अभी UK के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है,
तो ये करने के लिए जो फोरम, जो नेगोशिएशन काउंटर प्रोवाइड करा जाता है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा करवाया जाता है। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, अगर कोई देश एक दूसरे देशों के ऊपर कुछ ट्रेड के लिए कुछ बैरियर लगा देता है तो उसको हैंडल करने का काम भी डब्ल्यूटीओ का। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, अगर जो कि इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, तो उसको भी मॉनिटर करने का काम करता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के को उनके ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और अगर उनको कोई ट्रेड करने की टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो भी प्रोवाइड करवाता है। कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, उनके साथ भी कोऑपरेट करने का काम करता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर जो उसके मेंबर्स हैं, क्योंकि 166 कंट्री थोड़ा नहीं होते, लगभग पूरा ग्लोब ही कवर कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो देश हैं वो बहुत छोटे देश हैं, तो उनका कोई इतना ट्रेड का वॉल्यूम भी नहीं होता। तो 166 मेंबर्स जो इसके हैं उसके अंदर ट्रेड को बढ़ावा कर देना और दुनिया में फेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करना, बस यही इसका काम है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1 जनवरी 1995 में इसकी शुरुआत करेगी, और इसका काम है कि ये WTO के ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, देशों के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन को करवाना, अगर कोई देश के बीच ट्रेड डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करवाना, और मेंबर देशों के बीच में उनकी ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करते रहना, और उनको टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, और वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करना। ये WTO के मेजर फंक्शन के काम फंक्शंस हैं। इंडिया हैज द मेंबर ऑफ WTO सिंस जनवरी 1995। इंडिया 1995 से WTO का मेंबर है। एज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन WTO प्रोसीडिंग्स, often expressing the concern of entire developing world. India has consistently advocated the multilateral trade system and stressed the need of special and differential treatment rules for greater integration with emerging nations into the global economic system. भारत WTO के मंच पर वेरियस तरीके से अपनी भागीदारी निभाता है। भारत वहाँ पे एक तरह से प्रमोट करता है कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इमर्जिंग नेशंस हैं, इमर्जिंग नेशंस के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट या उनको स्पेशल रूल्स दिए जाएं, क्योंकि जो रूल्स ही डेवलप कंट्री के ऊपर लागू होंगे फॉर ट्रेड वो डेवलपिंग कंट्री पे लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको अभी बहुत सारी छूट चाहिए, ट्रैफिक टैक्स के अंदर बहुत छूट चाहिए, जिससे कि हम भी अपने देश को डेवलप कर पाए और ग्लोबल GDP के अंदर हम भी कॉन्ट्रीब्यूट को बढ़ा पाए, ठीक है। तो भारत इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो WTO के मंच पे उठाता है, और भारत मल्टीलेटरल ट्रेड को सपोर्ट करता है कि ऐसा नहीं हो कि बस कुछ ही देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। भारत चाहता है कि वो हर देश के साथ एक ट्रेड करे, जिससे कि ये सबका ग्रोथ हो, सबका विकास हो, ठीक है। तो भारत का जो स्टांस है वो WTO के लेकर एकदम मल्टीलेटरल सिस्टम के साथ रहता है। इंपॉर्टेंट WTO एग्रीमेंट्स दैट हैव हैड सेवरल implications for Indian economy includes trade related investment measure TRIPS, trade related intellectual property rights TRIPS and agreement on agriculture AOA। तो भारत ने ना WTO के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं, जिसमें ये जो एग्रीमेंट है ये भारत के लिए कैसे फायदेमंद है। जैसे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर जो है ट्रिम्स है, जो ये देश में अगर किसी, ये वैसे WTO के एग्रीमेंट्स हैं, ये अपने मेंबर्स कंट्री से साइन करवाता है। तो ट्रिप्स क्या करता है, अगर किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, FDI जो आ रही है, अगर अब उस कंट्री के अंदर मान लो FDI आ रही है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन की करेंसी, फॉरेन की जो पैसा इंडिया में आ रहा है, किसके लिए? कंपनी सेटअप करने के लिए। अब उसके अंदर अगर ऐसा ना हो कि कोई सरकार, भारत सरकार या कोई और सरकार उसमें कुछ अपने अलग से रूल जोड़ दे, जिससे क्या है ट्रेड में नुकसान हो, तो ये एग्रीमेंट भारत सरकार वर्ल्ड बैंक साइन करवाता सभी मेंबर से कि आप हमारा ट्रिम्स एग्रीमेंट साइन कीजिए, और उसके अंदर आप अपने देश में ट्रेड होने को बढ़ावा देंगे। ऐसा नहीं कि आप FDI को रोकेंगे या FDI के जो पैसा आ रहा है उस कंपनी के साथ कुछ भेदभाव करेंगे, ठीक है। फिर है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये है उस देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ठीक है, तो उसको आप उसको सेफ्टी दोगे, उसको प्रिजर्व करोगे। ऐसा नहीं कि उसका पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज हो कहीं पे। और तीसरा एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर आप वेरियस सब्सिडी दोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए आप काम करोगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि दुनिया के अंदर ट्रेड डेवलप होगा और यहाँ पे एक फेयर तरीके से ट्रेड हो पाएगा।
तो ये है भारत के साथ, भारत का योगदान है WTO के अंदर। भारत 1995 में ज्वाइन किया था। भारत WTO के मंच पर मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम को प्रमोट करता है, और भारत ये बोलता है कि आप जो हमारे इमर्जिंग नेशंस हैं उनके लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या रूल्स बनाए जाएं, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा इंटीग्रेट कर पाएं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। ठीक है, और भारत ने 3 एग्रीमेंट जो साइन करेंगे, ट्रिप्स और AOA। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब क्या है ना कि हमने ये पढ़ लिया वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO। तो ये जो तीनों है ना, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये वर्ल्ड मंच पूरी दुनिया के साथ मंच है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स कंट्रीज हैं जो हमने पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो देश अपने कुछ मेंबर्स कंट्री जो जुड़ के भी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का काम करती हैं, जिसको बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मतलब उस रीजन के अंदर जितने भी देश हैं वो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, और उस ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज ए स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी विद इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन। तो कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर जो देश ग्रुप परफॉर्म कर लेते हैं कि उस जगह को हम मतलब पूरे एरिया को हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे, तो वो बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इट ऑफर्स ए फ्रेमवर्क दैट इंकरेज टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, तो फ्यू एग्जांपल ऑफ इंपोर्टेंट रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन, EU। यूरोपियन यूनियन क्या है, एक 27 मेंबर का ग्रुप है। ठीक है, उसके अंदर ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज को एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए और ट्रेड बैरियर को कम करने के लिए बनाया गया है कि एक यूरोपियन देश हैं जो एक दूसरे पर ट्रेड बैरियर कम लगाएं, और इससे ट्रेड है जो वहाँ पे बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उस देश में ह्यूमन वेलबींग जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन है जो 27 मेंबर कंट्री है, तो इनका जो काम है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक के लिए काम करना है। फिर है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो सार्क की फुल फॉर्म है इट रीजनल ट्रेड ग्रुप फाउंडेड इन 1985। 8 मेंबर्स, इसके अंदर 8 मेंबर सार्क के अंदर इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से सार्क कंट्रीज मिलकर काम करती हैं। फिर एशियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्टर्न नेशन, ए रीजनल ट्रेड ब्लॉक विद 10 मेंबर कंट्रीज फॉर साउथ ईस्ट एशिया। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 मेंबर मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये मतलब ये है कि ट्रेड के लिए जो रीजनल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनका अलग अलग तरीके से, लेकिन काम यही है कि उनको ग्लोबल GDP को बढ़ाना और अपने देश और मेंबर कंट्रीज की GDP को ग्रो करवाना है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये इस ओपेक के मेंबर्स जो हैं जो पेट्रोलियम रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल रिच कंट्री हैं, उनको वो इसके मेंबर होते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12 एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट कोऑर्डिनेट्स विद पेट्रोलियम पॉलिसी आफ्टर अंगोला तो पहले ही क्या था, इसमें अंदर 13 मेंबर होते थे, लेकिन अंगोला ने जब छोड़ दिया तो इसमें 12 मेंबर रह गए डिपार्चर फ्रॉम जनवरी 2025। तो बाद में इसमें 12 मेंबर रह गए क्योंकि अंगोला ने जनवरी 2024 का इसकी मेंबरशिप छोड़ दी। तो ओपेक क्या है, ये 12 पेट्रोलियम ऑयल रिच कंट्रीज का ग्रुप है जो दुनिया के अंदर पूरी ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये फिर वेरियस पेट्रोलियम पॉलिसीज बनाते हैं कि दुनिया के अंदर पेट्रोल प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, फिर उसकी मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी रहेगी, ये सब काम जो है ओपेक देखता है। फिर है G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7, एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस इकोनॉमीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो दुनिया की 7 एडवांस इकोनॉमी के ग्रुप को G7 बोला जाता है। तो ये दुनिया का जो मेजर ट्रेड होता है वो ये इकोनॉमीज के अंदर आता है। देन है G20 कंट्री, ग्रुप ऑफ 20, ए ग्रुप फॉर्म्ड ऑन 1990 that bring together the world major advanced and emerging economies. Its member of represent 85% of global GDP and more than 75% global trade. तो G20 के अंदर 20 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें G7 के जो मेंबर्स हैं वो और प्लस 13 emerging इकोनॉमीज को लिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर 85% ऑफ ग्लोबल GDP के देश आ जाते हैं और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इसमें आ जाता है। मतलब ये 20 जो देश हैं ये सभी मिलकर ही दुनिया की 85% GDP को कवर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब आप कितनी बड़ी विडंबना देखो कि G7 के अंदर ना
आज तक इंडिया को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ये देश नहीं चाहते कि इंडिया हमारे साथ काम करे। लेकिन इंडिया जब आएगा ना इसके अंदर, तब इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया G20 का मेंबर है, ठीक है, तभी तो इसमें ट्रेड देखो 75% ट्रेड जो है वो इसमें आ जाता है। फिर है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 38 मेंबर नेशन दैट वर फाउंडेड इन 1961 टू प्रमोट इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड। तो ओपेक का भी यही काम है कि वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट करे और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाए। इसमें 38 मेंबर्स काम करते हैं। फिर बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट्स फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस, a regional corporation of 7 members countries from South and Southeast Asia that aims to accelerate shared growth and cooperation in Bay of Bengal region। तो बिम्स्टेक जो है ये बनाया गया, इसके 7 मेंबर हैं, इसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इस तरह के आसपास के हमारे जो 7 कंट्रीज हैं ये इसके मेंबर हैं। तो मतलब बे ऑफ बंगाल के पास जो जो जिस पे वो बॉर्डर लगता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का, तो वो सारे मेंबर्स कंट्रीज हैं। इसका भी यही मतलब है कि हम हमारे इन 7 मेंबर्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, ठीक है, शेयर ग्रोथ करेंगे और कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। बस ये इसका काम है। तो मतलब ये जो ग्रुप्स के नाम बताए हैं, ये आपको ये पता होना चाहिए ये ग्रुप दुनिया में एग्जिस्ट करता है और इसका काम सबका ये की है कि हमको ट्रेड बढ़ाना है और फेयर प्रैक्टिस फॉलो करनी है ट्रेड के लिए, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, सार्क, एशियान, ओपेक, G7, G20, OECD और बिम्स्टेक। जैसे आपने भी सुना होगा कि अभी हाल ही में G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई है, ठीक है, G7 कंट्री मीटिंग हुई है जिसमें मोदी जी भी गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब उसके अंदर मोदी जी इसलिए गए थे क्योंकि हम ऑब्जर्विंग मेंबर है उसके। ऑब्जर्विंग मेंबर मतलब कि हम उसके मेंबर नहीं है, लेकिन वहां की मीटिंग को हम ऑब्जर्व करते हैं, वहां से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्विंग मेंबर के तौर पर जरूर इंडिया को बुलाते हैं, लेकिन वो परमानेंट मेंबर इंडिया को नहीं बना रखा उन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक है रिसेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। अब हाल ही में दुनिया में ऐसे कौन से इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों को इकोनॉमिक स्लो डाउन देखना पड़ रहा है, वो ट्रेड अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये देखते हैं। जियोपॉलिटिक्स हैज रिसेंटली टेकन सेंटर स्टेज इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिसी एरिया। तो जियोपॉलिटिक्स जो है, आज देशों के रिश्ते वो डिपेंड करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से ग्रो करेगी और वो देश की पॉलिसी किस प्रकार से रहेगी। सम ऑफ द मेजर इकोनॉमिक कंसर्न इफेक्टिंग द वर्ल्ड टुडे। तो क्या मेजर इकोनॉमिक कंसर्न है? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। तो ये जो कंसर्न है, मतलब इसकी वजह से देशों को प्रभाव पड़ता है उनकी इकोनॉमी को। तो वो क्या है? अगर उस देश में लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, महंगाई हो, ट्रेड साइकिल खराब हो जाए, स्टैगफ्लेशन हो जाए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? महंगाई ज्यादा और इकोनॉमिक ग्रोथ कम, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगनेट हो जाती है, मतलब कि वो ग्रो नहीं कर पा रही। जितने इकोनॉमी ग्रो हो चुकी है बस उतने ही, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन आ जाए। सस्टेनेबल ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, ठीक है, मतलब उसकी करेंसी की है जो एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव ज्यादा हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ने से रोकते हैं और बाकी देशों को इफेक्ट करते हैं। सम ऑफ द स्पेसिफिक इशू ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इज करंटली स्ट्रगलिंग विद इंक्लूड्स। और क्या क्या वजहें हैं कि ये सब दिक्कतें आ रही हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ongoing conflicts particularly between the US and China और आर डिस्ट्रिब्यूटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो यूएस चाइना के आपको पता होगा कि ट्रेड वॉर शुरू कर रखी है। यूएसए ने वेरियस तरह से सैंक्शन लगा रखे हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेड वॉर है इसका जो हर्जाना है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यूएसए जो है वो चाइना को वेरियस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर चाइना के इसमें गुड्स महंगे होंगे पूरी दुनिया के लिए, चाइना के गुड्स महंगे होंगे तो पूरी दुनिया उसको महंगे में खरीदेगी, जिससे क्या है बाकी देशों की जो के अंदर भी रिसेशन की खतरा आ सकता है, क्योंकि मंदी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा खरीदने के लिए। तो दुनिया में इसमें आर्थिक रिसेशन देखना पड़ सकता है। फिर ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट्स, रिसेंट इंक्रीज इन यूएस टैरिफ हैज लेड टू ए स्ट्रक्चरल स्ट्रोक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्टिंग डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड। अब यूएस से क्या है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इस बार दूसरी टर्म के लिए आए हैं, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो वो पता नहीं किस मूड में आए हैं, वो हर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या है, अमेरिकन को बहुत बड़े बड़े वादे तो कर दिए कि मैं इनकम टैक्स कम कर दूंगा, ठीक है, या खत्म कर दूंगा। अब ये सब करने के लिए उनको क्या करना है, देशों पर टैरिफ लगाना है कि वो
अमेरिकन जनता से तो टैक्स नहीं वसूलेंगे, लेकिन वो बाहर की कंट्री जो अमेरिकन मार्केट में सामान सेल करना चाह रही है, तो उसके उनसे टैरिफ लेंगे, उनसे पैसा लेंगे टैक्सेस के रूप में, और उससे हम अपनी इकोनॉमी चलाएंगे। ठीक है, तो वो अब बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं दूसरी कंट्रीज पे, और जो बाकी कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, तो फिर हम हमारी पॉलिसीज में शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम हमारा जो ज्यादा रुझाव है वो बाकी मार्केट के अंदर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी है कि इसका जो हर्जाना है वो पूरी दुनिया को भरना पड़ेगा। हाई इन्फ्लेशन इन यूएस, डिस्पाइट ग्लोबल इन्फ्लेशन डिक्लाइनिंग, यूएस इन्फ्लेशन रिमेन अबव टारगेट, इंपैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब यूएस की ऐसी घटिया पॉलिसी की वजह से वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया में इन्फ्लेशन कम हो रहा है लेकिन यूएस में बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने का आपको पता ही कि बहुत ज्यादा नुकसान ये है कि वहां पे लोगों की स्पेंडिंग कम होगी। अगर स्पेंडिंग कम होगी, क्योंकि यूएसए के ऊपर बहुत सारे देश निर्भर करते हैं फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो उनकी स्पेंडिंग, अगर यूएसए में लोगों की स्पेंडिंग कम होगी तो वहां पे दुनिया का एक्सपोर्ट कम होगा, और अगर दुनिया का एक्सपोर्ट कम होगा तो उन देशों के अंदर प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो वहां पर लोगों को जॉब कम मिलेगी। तो ये पूरा साइकिल है, जॉब कम मिलेगी तो उनके पास पैसा कम आएगा, तो वो पूरी दुनिया के हर देश के अंदर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, और इस वजह से क्या पूरी दुनिया जो है रिसेशन में चली जाएगी। तो ये यूएसए का एक गलत पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया को प्रभाव होता है। राइजिंग एनर्जी प्राइजेस, geopolitics uncertainties and supply chain disruption had led to increased energy prices affecting global market। अब एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लाइक अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है, अब रशिया जो है वो बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स को सेल करता है, लाइक वो वेरियस गैस बेचता है। ठीक है, या फिर वो आप मान को ऑयल ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। तो इससे क्या है, इससे भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशिया से, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशिया से डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए बहुत सारे जो गैसेस हैं उसको इंपोर्ट करती थी अपने देश में। और आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज हैं जो बहुत ठंडी रहती हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, लोग बहुत अपने घरों में ही रहना, मतलब रहना पड़ता है उनको बहुत 3-4 महीने तक। तब वो इसका यूज करके एनर्जी एनर्जी का कंजम्पशन अपना कर पाते हैं। लेकिन अब रशिया के ऊपर बहुत सारी बैन लगा दी इन्होंने। तो हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड यूरोपियन यहाँ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं से तो अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं। पर लेकिन इससे चक्कर क्या हो रहा है कि एनर्जी प्राइसेस जो पूरी मार्केट के लिए बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ये क्या, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल रही थी, अभी भी चल रही है जो, तो इन्होंने इंडिया को ये बोला कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, और ऑयल अगर खरीदोगे तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। जैसे अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दी इंडिया पे। ठीक है, और वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रशिया यूरोप को भी बोल रहे हैं कि आप भी इंडिया पे टैरिफ लगा दो। लेकिन इंडिया ने कितना अच्छा काम किया कि हमने ऑयल खरीदना शुरू रखा। ऑयल अगर हम नहीं खरीदते ना तो दुनिया के अंदर जो ऑयल प्राइसेज हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर प्राइस को पेट्रोल पेट्रोल का प्राइस जो स्टेबल रखने के लिए इंडिया ने बहुत योगदान दिया है, लेकिन फिर भी वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही हिपोक्रेसी है इनकी। तो अब मैं भटक जाते हैं तो टॉपिक से। तो कहने का ये मतलब है कि राइजिंग प्राइस जो एनर्जी का प्राइस है वो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ट्रेड टेंशन एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज हैज सिग्निफिकेंटली वीकेंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ड्राइविंग अप प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स वोलेटिलिटी। जैसे आज के टाइम के मार्केट के अंदर सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब हो रही है। देश अपने एक दूसरे से ट्रेड वॉर शुरू कर देंगे, फिर ठीक है, फिर एक देश दूसरे देश की मनमानी करेगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचाना देगा सस्ते में, या फिनिश गुड्स के लिए डिलीवरी नहीं करेगा फाइनल एक स्पेसिफिक कंट्री को, तो उससे क्या है कि सप्लाई चेन खराब हो रही है, जिससे आप ऑब्वियसली बात है उस देश की उस प्रोडक्ट की डिमांड तो स्टेबल ही है, डिमांड तो रहेगी, लेकिन सप्लाई अगर पूरी नहीं होगी तो फिर उसमें मार्केट के अंदर दाम जो है वो बढ़ने लगेंगे। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, extreme weather event has led to reduced crop yields, significantly increasing food price and contributing the global inflation। अब क्लाइमेट चेंज भी बहुत बढ़ रहा है, जैसे कि वेदर एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, जिससे हम क्रॉप को जो है वो उतनी उगा नहीं पा रहे जितनी डिमांड है, जिससे खाने के दाम बढ़ रहे हैं, फूड प्राइस बढ़ रहा है, और ग्लोबल इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिल रहा है। फिर डेप्ट लेवल्स, हाई डेप्ट लेवल्स इन मेनी कंट्रीज आर द कंस्ट्रेनिंग फिजिकल पॉलिसीज ऑप्शंस एंड पोजिंग रिस्क ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जो देशों के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्ट लेवल बढ़ रहा है, ये देखा गया कोविड के बाद। तो देखो कितना बुरा हाल हो गया था। हम अपने पड़ोसी देख लो, जैसे श्रीलंका के अंदर डेप्ट ट्रैप के अंदर, मतलब डेप्ट ट्रैप में फंस गया था चाइना के। ठीक है, फिर आप बात करो कि पाकिस्तान, तो उनमें भी हालात खराब है।
तो देशों के ऊपर जो कर्जा है जो वो बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है कि पूरे देश की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्लगिश प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, वीक इन्वेस्टमेंट एंड स्लो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आर लीडिंग टू स्लगिश प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, हिंडरिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल। अब जो बहुत सी कंट्रीज हैं वो अपने देश में जो एडवांसमेंट करनी चाहिए टेक्नोलॉजी पे या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो कम कर रही है, जिससे भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट आ रही है। तो ये भी ये समस्या है जो दुनिया के सामने है कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो आज के दिन दुनिया फेस कर रही है। फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैड लेड टू इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। अब जैसे जैसे देशों में अनसर्टेनिटी होगी, मतलब कुछ पता नहीं होगा फ्यूचर के अंदर क्या इवेंट हो सकता है, ठीक है, या मार्केट क्रैश हो सकती है, तो इससे कि फाइनेंशियल मार्केट भी हमारी डिस्टर्ब हो रही है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट हमारी, इसमें हम ट्रेड करते हैं, तो ये डिस्टर्ब हो रही है, जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर पैसा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनका भी कॉन्फिडेंस कम हो रहा है मार्केट के अंदर। फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज की इकोनॉमिक्स इन कंट्रीब्यूटिंग द हाइट एंड अनसर्टेनिटी एंड इफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। तो बहुत से देशों के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। जैसे हम बात करें कि अब पाकिस्तान का कुछ नहीं पता कि वो कैसे रन करता है, ठीक है, और हम बात करें म्यांमार, जो भी हाल ही में वहाँ पे तख्तापलट हुआ, ठीक है, और ऐसे ना बहुत से देश हैं, जैसे केन्या है, केन्या में भी अभी यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो इनकी वजह से क्या होता है ना कि लोग वहाँ पर फिर बिजनेस नहीं कर पाते, ठीक है, वहाँ पे कोई नई इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो पाती, फिर वो प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं कर पाते। तो देश क्या है, अगर अनस्टेबल रहेगा ना तो वो देश बहुत पीछे चला जाएगा, और अगर देश पीछे जाएगा तो फिर बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बचाने में लगे रहेंगे, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, तो इनके रिसोर्सेज भी इसमें खपते रहेंगे, और दुनिया में क्या है, एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो सबसे बेस्ट के सिनेरियो ये है कि सभी देश जो हैं वो पीसफुली एक दूसरे के साथ बिजनेस करते रहें, ट्रेड करते रहें, जिससे क्या उनके अंदर कोई मेजर डिस्प्यूट उत्पन्न ना हो, वॉर जैसी कंडीशन ना हो। तो इसी साथ ही ग्लोबल ग्रोथ हो पाएगी और दुनिया जो है एक अच्छी राह पर निकल पाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो वर्ल्ड के अंदर आज के दिन प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था रिसेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, और इससे जब हम कोप अप कर पाएंगे तभी हम एक सही राह पर निकल पाएंगे। द राइज ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड ग्रेजुअल मूव टुवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन आर सम ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और आज के दिन जो देश हैं वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को पूरा एक्सेस, उस सेक्टर का पूरा एक्सेस दुनिया को नहीं दे रहे। लाइक इंडिया के अंदर जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमने उसके अंदर फॉरेन कंट्री की किसी भी कंपनी को आना मना किया है, तो हम अपने डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो बैरियर हैं, और दुनिया जो है डीग्लोबलाइजेशन की ओर भी बढ़ रही है, लाइक अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बना रही है कि वो दुनिया की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट कम हो। तो इससे क्या है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल रिस्क खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। अब मैंने आपको रिवीजन प्रोवाइड करवा दी इस चैप्टर की, आप इस वीडियो खत्म होने के बाद इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं होता, 2 से 3 पन्नों के अंदर ये पूरी होती है रिवीजन, तो ये आप फटाफट कंप्लीट कर सकें। और MCQs, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके बैंक के, आपके JAB के पैटर्न पर, उस JAB के पैटर्न के ऊपर ही मैंने ये बनाए हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज डायरेक्ट प्रीडेसेसर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा एग्रीमेंट जो था जो वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले काम कर रहा था, तो ये एग्रीमेंट था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, हमने अभी पहले पढ़ा ही था, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन ए मेंबर कंट्रीज फेसेस ए टेम्परेरी डैश क्राइसिस इट कैन सीक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम डैश। तो अगर कोई देश फाइनेंशियल तो कुछ टेम्परेरी उसको प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किससे फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकता है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर क्राइसिस तो आ नहीं सकते, मतलब क्राइसिस आ सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक तो क्या है, वर्ल्ड बैंक पैसा किसके लिए देता है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए और देश की पॉवर्टी खत्म करने के लिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकते हैं और IMF उसके लिए पैसा देता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो B हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप ये करना नहीं चाहते, अगर सीधा डायरेक्ट क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारी
वेबसाइट पे जाकर भी इसका क्विज लगा सकते हैं। ठीक है।